कुएं के जादुई 12 लहंगे। एक समय की बात है, शीला और रागनी नाम की 2 बहनें एक साथ रहती थी। दोनों बहनों की पति की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए दोनों बहनें अपने माँ के घर पर रहती थी। शीला की भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशबू था और रागनी की भी एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। शीला रागनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए शीला रागनी और रूही को बहुत परेशान किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन खुशबू रूही का हाथ जला देती है तो रागनी को देखा नहीं जाता है और वह शीला से कहती है, देखो तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का हाथ जला दिया। शीला तुम मुझ पर वैसे भी बहुत अत्याचार करती हो, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का हाथ जला दिया है। अब मैं ये नहीं सह सकती हूँ। तुम्हारा ये अत्याचार बहुत हो चुका है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है और मुझे इस घर का हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब शीला कहती है, अच्छा तुझे इस घर का हिस्सा चाहिए? तुझे तो पता ही है माँ ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी, तो तू इस घर से निकल जा। मैं कैसे मान लूँ कि माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया? मैं तो उस वक्त थी ही नहीं। हाँ, माँ ने तुझे ये झोपड़ी दी है, अब जाकर उसी में रह और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उसके बाद रागनी और रूही उस झोपड़ी में रहने लगती हैं। कुछ महीनों बाद रूही की शादी तय हो जाती है। तब रागनी कहती है, अरे मुझे पहले रूही की शादी की तैयारियां कर लेनी चाहिए। समय तो है लेकिन मैं अकेली हूँ, इसीलिए मुझे अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और उसके बाद रागनी कुछ पैसे लेकर शहर जाने लगती है। शहर जाने के लिए उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ता है। जब रागनी उस जंगल के पास पहुंचती है तो वह कहती है, अरे ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे शिकारी अपना बहुत बड़ा बड़ा जाल बिछाते हैं, कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से जाऊंगी। अगर मैंने देर कर दी तो मुझे शहर से लौटने में भी देर हो जाएगी। फिर रागनी उस जंगल को पार करने लगती है कि तभी उसे आवाज आती है, बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमें कोई यहाँ से निकालो। ये आवाज सुनकर रागनी रुक जाती है और कहती है, अरे ये किसी इंसान की आवाज लग रही है। लगता है कोई इंसान किसी जानवर के जाल में फंस गया है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तब रागनी उस आवाज की ओर जाती है। तभी उसे फिर से आवाज आती है, रागनी ऊपर देखो, हम यहाँ पर पिंजरे में फंसे हुए हैं। अगर तुम हमें नहीं निकालोगी तो हमें शिकारी आकर ले जाएगा और हमें बाजार में ले जाकर बेच देगा। रागनी तुम हमारी मदद करो प्लीज। रागनी ऊपर पिंजरे की तरफ देखती है। तब वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सुंदर और सफेद सुनहरे बालों वाले खरगोश होते हैं और वो भी बोलने वाले। यह देखकर रागनी उनसे पूछती है, तुम कौन हो? तुम कोई आम खरगोश तो नहीं हो और तुम लोग यहाँ पर कैसे फंस गए? तब एक खरगोश कहता है, रागिनी तुम सही कह रही हो, हम कोई आम खरगोश नहीं हैं, हम एक परियां हैं। हम यहाँ पर अपने उड़न खटोले पर बैठकर आए थे और इस जंगल की सैर करने के लिए हमने खरगोश का रूप लेकर इस जंगल में सैर कर रहे थे और उसके बाद हम इस पिंजरे में फंस गए। अब हम अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और न ही कोई हमें आसानी से इस जाल से निकाल सकता है। अगर तुम हमें इस पिंजरे से निकालना चाहती हो तो तुम पास की एक नदी के किनारे जाना, जहाँ पर तुम्हें हमारा उड़न खटोला मिलेगा और तुम उस उड़न खटोले से कहना, हे उड़न खटोले, तुम मुझे पिंजरे की चाबी के पास ले जा, और वह तुम्हें पिंजरे की चाबी के पास ले जाएगा और तुम वहाँ से चाबी लेकर जल्दी आ जाना। अगर तुम्हें लौटने में रात हो गई तो हम इस पिंजरे से लौट नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रागनी वहाँ से निकलकर एक नदी के किनारे जाती है, जहाँ पर पहले से ही एक उड़न खटोला खड़ा होता है और उस उड़न खटोले से कहती है, हे उड़न खटोले, मुझे पिंजरे की चाबी के पास ले चलो। फिर वह उड़न खटोला रागनी को पिंजरे की चाबी के पास ले जाता है। वह जगह बादलों में होती है, जहाँ पर 3 जादुई सैंडल के घर होते हैं। रागनी को देखकर पहला जादुई सैंडल का घर बोलता है, रागनी, अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा।
उसके बाद दूसरा जादुई सैंडल का घर बोलता है, रागिनी अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और मोती दूंगा। तभी तीसरा जादुई सैंडल का घर बोलता है, रागिनी अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं बस उस पिंजरे की चाबी ही तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों जादुई सैंडल के घरों की बात सुनने के बाद रागिनी कहती है, अभी मुझे चाबी की सख्त जरूरत है। अगर मैं समय पर नहीं पहुँची तो परियों की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए मुझे अभी चाबी ही चाहिए। और रागिनी चाबी लेकर उड़न खटोले पर बैठकर परियों के पास पहुँच जाती है और उन्हें उस पिंजरे से आजाद कर देती है। पिंजरे से आजाद होते ही खरगोश परियों में बदल जाते हैं और उनमें से एक परी कहती है, रागिनी तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और हम तुम्हारी सारी परेशानियों को अच्छे से जानते हैं और हम सभी परियां तुम्हें यह 12 लहंगे देना चाहते हैं। इस 12 लहंगे की मदद से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। लेकिन अगर इन 12 लहंगों के बारे में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सिवा जान जाएगा तो इन 12 लहंगों की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें इन लहंगों को लोगों से बचा कर रखना होगा। और इतना कहकर परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं। रागिनी उन 12 लहंगों को पाकर खुश तो बहुत थी, लेकिन वह चिंतित थी कि वह उन लहंगों को कहाँ पर छुपा कर रखेगी। लेकिन उसके बाद वह उन 12 लहंगों को लेकर अपने घर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बता देती है, जिसके बाद उसकी बेटी कहती है, माँ आप एक काम करो, इन 12 लहंगों को अपने घर के बगल वाले कुएं में डाल दो। उस कुएं का पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है और वैसे भी वह कुआं तो सूखा हुआ है। अब कुएं का इस्तेमाल कोई नहीं करता तो उस कुएं में इन 12 लहंगों को कोई नहीं देख पाएगा और इन 12 लहंगों की जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए रहेंगी। हाँ बेटी तुम सही कह रही हो, मैं भी ले जाकर इन 12 लहंगों को वहीं पर रख देती हूँ। उसके बाद रागिनी उन 12 लहंगों को ले जाकर उस कुएं में डाल देती है और अपनी आम जिंदगी जीने लगती है। लेकिन एक दिन आंधी और तूफान बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से रागिनी का घर पूरा उजड़ जाता है और वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी उसे उन 12 लहंगों की याद आती है और वह उस कुएं के पास जाकर कहती है, हे मेरे 12 लहंगों, मुझे घर की सख्त जरूरत है। मेरा घर आंधी और तूफान में पूरा बिखर चुका है। अब मैं कहाँ पर रहूँगी, प्लीज मेरी मदद करो। तब उस कुएं में से एक लहंगा कहता है, हाँ रागिनी हम तुम्हारी सारी परेशानियाँ जान चुके हैं और हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस जमीन पर कुछ ही देर में एक बहुत सुंदर घर आ जाएगा और तुम उस घर में आराम से रह सकती हो। और ऐसा ही होता है, कुछ ही देर में वहाँ पर एक बहुत सुंदर घर आ जाता है, जिसे देखकर रागिनी और रूही बहुत खुश हो जाती हैं और उसमें रहने लगती हैं। लेकिन रागिनी की यह तरक्की देखकर शीला चौंक जाती है और कहती है, ये रागिनी की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो रही है? मैंने तो इसे बस रहने के लिए एक झोपड़ी ही दी थी, तो इतनी जल्दी इसने इतना सुंदर घर कैसे बना लिया? जरूर कुछ तो बात है। और उस दिन के बाद शीला रागिनी का हर वक्त पीछा करने लगती है और कुछ दिनों बाद रागिनी फिर से उस कुएं के पास जाती है और कहती है, हे मेरे 12 लहंगों, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और मेरे जैसे कई गरीब लोगों की भी मदद करनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ रागिनी हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, ये लो पैसे और तुम अपनी बेटी की शादी और गरीबों की मदद करो। ये सब देखकर शीला हैरान हो जाती है और वह कहती है, अच्छा ये सब इन जादुई लहंगों का कमाल है, तभी यह इतनी जल्दी अमीर हो गई। रागिनी के जाने के बाद शीला उस कुएं के पास जाती है और कहती है, अब मैं इन सभी लहंगों को चुराकर अमीर बन जाऊंगी। और उसके बाद शीला उस कुएं में जाती है। शीला को देखकर उनमें से एक लहंगा कहता है, देखो बहनों, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो ये अपनी हरकतों से दूसरे लोगों को परेशान करती रहेगी। और उसके बाद वह सभी लहंगे शीला के कपड़ों में आग लगा देते हैं, जिसे देखकर शीला डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। जल्दी से ये आग बुझाओ, नहीं तो मैं जल जाऊँगी। नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, तुम बहुत लालची और बहुत बुरी औरत हो। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक आखिरी बार मौका दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।
अच्छा ठीक है, हम तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहे हैं। अगली बार तुमने ऐसी गलती करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद शीला के कपड़ों में लगी आग बुझ जाती है और वह तुरंत उस कुएं से बाहर आ जाती है। और उस दिन के बाद वह रागिनी पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखती है। और दूसरी तरफ रागिनी अपनी बेटी रूही की शादी बहुत धूमधाम से कर देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। परी का जादुई काजल। एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था। उस शहर में अन्नू नाम की लड़की अपने माता पिता और एक भाई और एक बहन के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहन का नाम शीला था। वह बहुत सुंदर थी। घर और कॉलेज में सब उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। अन्नू बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अन्नू भी कॉलेज में ही पढ़ती थी, परंतु परिवार में कोई अन्नू को पसंद नहीं करता था। सिर्फ अन्नू का छोटा भाई सोनू ही उसकी बात मानता और उसे पसंद करता था। अन्नू के साथ हो रहे व्यवहार की वजह से सोनू अक्सर परिवार वालों से गुस्सा हो जाया करता था। इसी तरह वह अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, सभी सिर्फ शीला दीदी की बात मानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं और उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। लेकिन अन्नू दीदी जितना भी अच्छा काम कर ले, उन्हें ना ही प्यार मिलता है और ना ही किसी चीज की शाबाशी, ना ही कोई तारीफ करता है। छोटी छोटी बातों पर भी अन्नू दीदी को डांट दिया जाता है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता और ना ही सुनता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कोई भी अन्नू के बारे में अच्छा नहीं सोचता और बुरा भला कहता। लेकिन अन्नू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और रोज कॉलेज जाया करती। अन्नू कॉलेज में तो बहुत खुश रहती, लेकिन घर आकर बहुत दुखी और परेशान रहती, क्योंकि लोग उसे बहुत बुरा भला कहते, जिसे सोचकर उसे बहुत दुख होता। एक दिन अन्नू कॉलेज से आकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह बहुत दुखी थी और अपने बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी बहन शीला आती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? और वैसे भी कुछ हुआ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ तो रोज यही होता रहता है, तो दुखी होने वाली कौन सी बात है? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तब पिताजी के बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ उस वक्त पिताजी के बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए उन्हें बहुत से कर्जे लेने पड़े और वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। इसलिए तुम्हें मनुष्य माना जाता है और तुम मनुष्य ही हो। ना ही तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हारी किस्मत। यह सुनकर अन्नू कहती है, पर दीदी इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो कुछ नहीं किया। वैसे भी ये मनुष्य कुछ नहीं होता है, ये लोगों का सिर्फ मानना होता है। अच्छा फिर तुम बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम मनुष्य हो, मानो या तो मत मानो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमसे तो बकवास करना ही बेकार है। यह कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। अन्नू को भी शीला की बात पर विश्वास हो जाता है और यह सोचकर कि वह मनुष्य है, वह रोने लगती है और अपनी किस्मत को दोष देने लगती है। कि तभी उसे याद आता है कि कल उसके कॉलेज में एक फंक्शन है जिसके लिए उसे एक ड्रेस खरीदनी है और ड्रेस को खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए। इसलिए वह अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कॉलेज के फंक्शन के लिए एक ड्रेस खरीदनी है। अच्छा यही काम रह गया तेरे पे पैसे खर्च करने का? तेरे पे तो कोई ड्रेस अच्छी लगेगी नहीं, तो तू ड्रेस क्यों खरीदेगी? इससे अच्छा तो खरीद ही मत और फटे पुराने कपड़े पहन के चली जा। और अच्छे कपड़े पहनने हैं तो अपनी बहन से मांग ले, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं।
और उस पे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसको दिला देती हूँ। लेकिन तेरे पे तो एक कपड़ा भी सूट नहीं करता, तो मैं तुझ पर एक भी पैसा क्यों खराब करूँ? पहले जाकर अपनी शक्ल अच्छी कर, उसके बाद कपड़े खरीदियो। माँ प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे जरूरी है। मुझे कल के फंक्शन के लिए एक ड्रेस खरीदनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। उसके बाद अन्नू की माँ अन्नू को पैसे दे देती है और कहती है, ठीक है अब तो यहाँ से चली जा, तू मेरा दिन खराब करेगी। यह सुनकर अन्नू वहाँ से चली जाती है और बाजार जाकर एक सुंदर सी ड्रेस खरीद कर ले आती है। और अगले दिन वह कॉलेज के फंक्शन में वह ड्रेस पहन कर जाती है। उस ड्रेस में अन्नू बहुत सुंदर लग रही होती है, इसलिए जब वह कॉलेज पहुंचती है तो बहुत से लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, जिसे सुनकर अन्नू को बहुत अच्छा लगता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अन्नू अपनी सहेलियों के साथ घर जाने लगती है। एक एक करके सभी सहेलियां अपने घर चली जाती हैं, लेकिन अन्नू रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में दर्शन के लिए चली जाती है। वहाँ उसकी दीदी भी मिलती है, जो वहाँ पर पूजा के लिए आई होती है। उन्हें देखकर अन्नू सोचती है और कहती है, आज तो दीदी मेरी जरूर तारीफ करेंगी, क्योंकि आज तो बहुत से लोगों ने मेरी तारीफ की है और दीदी मुझे शाबाशी भी देंगी। इसलिए वह अपनी दीदी के पास जाकर पूछती है, दीदी मैं कैसी लग रही हूँ? आज बहुत से लोगों ने मेरी तारीफ की और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? यह सुनकर शीला कहती है, अच्छा आज तेरी तारीफ हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि तू तारीफ के भी लायक है। तेरी तारीफ किसने की है जरा बताना? तेरी तारीफ सिर्फ लोगों ने तेरा दिल रखने के लिए कर दी होगी, लेकिन तू अभी भी बदसूरत ही दिख रही है। और तूने जो ये ड्रेस पहन रखी है ना, ये ड्रेस तुझसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर ये ड्रेस मैंने पहनी होती तो इसमें 4 चांद लग जाते, लेकिन तूने पहनकर इस ड्रेस की बेइज्जती ही कर दी है। चल हट मेरे सामने से, मुझे घर जाने दे। मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं तुझसे और बातें नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर शीला वहाँ से चली जाती है और अन्नू यह सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह वहीं एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है और कहती है, भगवान आपने मुझे मेरी दीदी जैसा क्यों नहीं बनाया? मेरी दीदी की हमेशा तारीफ होती है और उनकी हर इच्छा को पूरा किया जाता है, लेकिन मेरी एक बात को भी नहीं सुना जाता और ऊपर से मेरी बेइज्जती और कर देते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। तभी जिस पेड़ के नीचे वह बैठी होती है, उस पेड़ से एक परी नीचे उतर कर आती है। परी को देखकर अन्नू डर जाती है। तभी परी अन्नू से कहती है, अन्नू तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम इतनी ज्यादा शिकायत भगवान से क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तब सारी परेशानी अन्नू परी को बताती है। परी अन्नू की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। परी अन्नू से कहती है, अन्नू तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए मेरे पास एक चीज है, तुम्हें उसे संभाल के रखना होगा और किसी को नहीं देना होगा। तब परी उसे काजल की पेंसिल देती है और परी अन्नू से कहती है, अन्नू तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम इस काजल को लगाने से पहले मांग लेना और इस काजल के लगाने के बाद वह चीज पूरी हो जाएगी। और मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ कि तुम इस काजल को किसी को भी नहीं दोगी और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस काजल को लगाएगा, वो भी तुम्हारे अलावा, तो वह काला और बदसूरत हो जाएगा। तब अन्नू कहती है, ठीक है परी जी, मैं किसी को भी यह काजल नहीं दूंगी और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद वह परी वहाँ से गायब हो जाती है और अन्नू भी अपने घर आ जाती है और उस काजल को लेकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अन्नू कहती है, मुझे भी मेरी बहन की तरह सुंदर बना दो और मेरे परिवार में मुझसे सब प्यार कर।
और मेरे पिताजी का डूबा हुआ पैसा भी वापस आ जाए। इतना कहकर अन्नू अपनी आँखों में काजल लगा लेती है। काजल लगाने पर वह अपनी आँखें बंद कर लेती है और वह आँखें खोलकर शीशे में देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वह अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। फिर उसके बाद वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। उससे प्यार से बातें कर रहे थे। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके पिता दौड़ते हुए घर में आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें पता है आज मेरे बिजनेस में कितना बड़ा फायदा हुआ है, जिससे मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा और हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यह सब हमारी अन्नू बेटी की वजह से हुआ है। वह हमारे लिए बहुत खुश नसीब है। यह सब सुनकर अन्नू और भी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन शीला को बहुत बुरा लगता है और वह मन में सोचती है, ये सब कैसे हुआ? ये इतनी सुंदर कैसे हो गई और मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी और इतनी सुंदर कैसे हो सकती है ये तो मुझसे भी ज्यादा बदसूरत थी। ये घर वालों को क्या हुआ? ये मेरे बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें बस अन्नू ही दिख रही है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि ये इतनी सुंदर कैसे हुई और ये सब क्या हो रहा है। और उस दिन के बाद शीला अन्नू पर नजर रखने लगती है। एक दिन अन्नू शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे सुंदर सुंदर सी ड्रेस चाहिए ताकि मैं सुंदर देख सकूं और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए ताकि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। और उसके बाद वह काजल लगा लेती है। यह सब शीला देख रही होती है। अन्नू के काजल लगाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर बहुत सारी ड्रेस आ जाती है और बहुत सारा पैसा भी आ जाता है, जिसे देखकर शीला चौंक जाती है और कहती है, अच्छा इसके पीछे ये राज है। मैं कल ही इसको चुरा लूंगी, फिर देखती हूँ कि इसका क्या होगा। ये पूरे घर में रानी बनी फिर रही है ना, तब मैं इसको बताऊंगी। अन्नू उन कपड़ों और पैसों को लेकर बाहर चली जाती है और कुछ गरीब लोगों में उनको दान कर देती है। दूसरी तरफ शीला उस काजल को चुराने में लग जाती है। उसे बहुत ढूंढने के बाद वह काजल मिल जाता है और वह भी शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं और भी सुंदर हो जाऊं ताकि लोग मेरी तारीफ करें और अन्नू को भूल जाएं। और उसके बाद शीला वह काजल लगा लेती है। काजल लगाने के बाद जब वह अपनी आँख खोलती है तो वह शीशे में देखकर डर जाती है, क्योंकि वह बहुत काली और बदसूरत बन गई थी, जिसे कोई भी देखकर उसकी बुराई करता और उसे बुरा भला कहता। अपनी शक्ल को ऐसा देखकर शीला रोने लगती है। तभी वहाँ पर अन्नू आ जाती है। शीला को रोता देखकर अन्नू पूछती है, दीदी आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? और आपने अपने चेहरे और शरीर पर ये क्या लगा रखा है? पूरा शरीर कितना काला दिख रहा है। तब शीला कहती है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ये सब तुम्हारी उस काजल की वजह से हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने वह काजल लगाया और मेरी यह हालत हो गई है। प्लीज तुम मुझे पहले जैसी कर दो। मुझे और सुंदर नहीं बनना है। मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस है। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं अपनी सुंदरता पर कभी भी घमंड नहीं करूँगी। यह सब सुनने के बाद अन्नू को शीला पर दया आ जाती है और वह उस काजल को लगाकर शीला को पहले जैसी कर देती है। और उस दिन के बाद शीला और अन्नू मिलजुल कर रहने लगती हैं, बिल्कुल एक सगी बहन की तरह।